हेलो गाइस। मैं आज से ये एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री की, जो कि नीट, आईआईटी, जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों प्लस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सीबीएसई हुआ, आईसीएसई होता हुआ, सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं टॉपिक वाइज कवर करूँगा, सारे चैप्टर्स मैं कवर करूँगा। पहले क्लास 11th के चैप्टर कवर करूँगा ताकि बोर्ड वालों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और प्लस एक चीज़ और कि अगर हम रैंडमली टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, अगर मैं एक साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, एक साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, एक साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो काफ़ी बोरियत होने लगेगी। इसलिए रैंडमली में हम लोग टॉपिक चूज़ करेंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे रेलिवेंट, जैसे कि पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आने वाले टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, वो जरूरत पड़े, जैसे कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हो सके तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ प्री रिक्वेस्टेड चीजें हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है, लेक्चर के पहले, लेक्चर के बाद। ठीक है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। मेंस में इतने ढेर सारे क्वेश्चन हर पर ईयर बनाने रहते हैं, तो वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। एनसीईआरटी बेस बुक रहेगी, मटेरियल यही जो मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ यही रहेगा, और वर्कशीट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप, मैं एक डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, फ़ोन नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे मेरे मैसेज सेंड कर सकते हैं, मेल वगैरह। और वहाँ पे मैं वर्कशीट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरा कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट किया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मूल कॉन्सेप्ट, यही हमें बेसिकली पढ़ना होता है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग मैटर को पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर का ये डिवीजन है, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, चलो पढ़ते हैं डेफिनेशन वन बाय वन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैटर, एनीथिंग दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, इसे क्या बोलते हैं? मैटर। ये मेरा पेन है ना, ये इसके पास मास है, इसके पास क्या है? मास है, कुछ वेट होगा ना इसका, और कुछ स्पेस ही ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा कि नहीं? ये मैटर कहलाएगा। ठीक है, मैटर क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज आप उठा लो, आपके पास पास रैंडम चीजें, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस टाइप की रखी हो, ठीक है, तो उसको आप उठा लो और उसको बोल सकते हो आप मैटर, क्योंकि सबके पास मास होता है और वो क्या, सम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है मैटर का? मैटर दो पार्ट में डिवाइडेड है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन होता है। पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या? वेरिएबल कंपोजिशन। दूसरी क्या? कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, जो कंपोनेंट होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रिटेन हुई रहती हैं। ठीक है, वो रिटेन करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि साल्ट और वाटर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कॉमनली, साल्ट प्लस वाटर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो ये वाटर में जब हम साल्ट को, अभी बेसिक डिफरेंस आएगा आप में कंपाउंड और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि साल्ट की भी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती है। साल्ट क्या होता है? साल्ट का नेचर, जैसे ही वाटर खारा हो जाएगा, साल्टी हो जाएगा, हमें देखने में पीने में साल्टी लगेगा। ठीक है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। साल्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की, वाटर में जितना भी साल्ट हम ऐड करते जाएंगे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वाटर क्या, फ्लूइड नेचर होता है, तो फ्लूइड नेचर इसमें बना रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। कुछ फिजिकल मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इवापोरेशन हुआ। ठीक है, इवापोरेशन से क्या होता है कि साल्ट वाटर को थोड़ी जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद इवापोरेशन, सनलाइट में उसको वाटर इवापोरेट हो जाता है, नीचे क्या बचता है? साल्ट बचता है। ठीक, और ये
फिजिकल मेथड से ये सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह से। आगे हम बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रॉपर्टी छिप गया है, तो मानते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोजिशन जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। साल्ट वाटर की प्रॉपर्टी दूसरी होगी, एयर की प्रॉपर्टी दूसरी होगी, शुगर वाटर की प्रॉपर्टी दूसरी होगी। ठीक है, और कुछ एग्जांपल इसके हैं, एयर, मिल्क, गैसोलीन एटसेट्रा। एयर गैसियस, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हम बोलते हैं ना इसको, मिक्सचर ऑफ गैसेस की डेफिनेशन ही मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो मिक्सचर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितने पार्ट्स, टू पार्ट्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ये कुछ क्लास 10th 9 10th के टॉपिक हैं, उसको ही एलोबोरेट करके इन लोगों ने ऐड कर दिया है उसमें कि क्लास 11th में। तो हमें बेसिक जानना है, जरूरी होगा। थोड़ा सा बोरियत हो सकती है आप लोगों को, लेकिन हाँ, हम लोग जो समझेंगे, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहेगा। ठीक है, मटेरियल हमें लिमिटेड लेना है, क्वेश्चन जितने डाइवर्स क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, डाइवर्स क्वेश्चन, ये नहीं कि क्या कहते हैं, वही गधे और घोड़े में अंतर होता है ना, स्मार्टली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, स्मार्टली हमें सॉल्व करना है। कैसे कि हमें ऐसे रैंडमली, मतलब रैंडम तरीके के क्वेश्चन, मतलब एक ही फॉर्मूले के नहीं, हमें 50 क्वेश्चन लगाते चले जाएं, एक ही जो कॉन्सेप्ट लग रहा हो। हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं, ये हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। साल्ट वाटर, सुगर वाटर का कंपोजिशन, मैंने एक गिलास पहले शुगर वाटर लिया, फिर एक गिलास शुगर वाटर लिया, दोनों का टेस्ट सेम होगा। ठीक है, कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या है, सेम है। कंपोनेंट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कंपोनेंट जो है वो आसानी से डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल शुगर वाटर और गैसियस मिक्सचर या एयर बोल सकते हैं इसे। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, इनकी डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इनका कंपोजिशन पूरा सेम नहीं होता है। कंपोनेंट आर डिस्टिंग्विशेबल, कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। सैंड और वाटर, वाटर में के अंदर हम लोग सैंड मिला देते हैं, सैंड कुछ देर बाद यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस से नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसके बाद वाटर हम ऊपर से निकाल सकते हैं। ऊपर सैंड कम होगा, नीचे सैंड ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर, केरोसिन, केरोसिन ऑयल, जितने भी ऑयल होते हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम ऑयल की डेंसिटीज जो होती हैं वो वाटर से कम ही होती हैं। ठीक है, तो ऑयल जो होता है वाटर पे फ्लोट करता है। ठीक है, फ्लोट करता है, उससे सेपरेट आउट किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, इनका जो रेशियो होता है ना, और वो कंपो या फिर बोल सकते हैं कंपोजिशन होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इन्हें केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट आउट किया जा सकता है, फिजिकल प्रोसेस से नहीं। केमिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती है। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6H12O6। हम ग्लूकोज कहीं से भी लेके आए, इंडिया से लेके आए, अमेरिका से लेके आए, अपने घर से लेके आए, पड़ोसी के घर से लेके आए, तो उसमें 6 ही कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे एक मॉलिक्यूल में इसके। ठीक है, वैसे डायमंड जो यहाँ पे मिलेगा, कार्बन का एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, वैसे ग्रेफाइट का सिंबल है यहाँ पे दिया गया स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। उसके तो आई बात समझ में, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लूकोज वगैरह ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। और देखते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं ये दोनों एलिमेंट, ये दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है, एक टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, जैसे सोडियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अब हाइड्रोजन क्या है, उसका एटम ऐसा कुछ होता है। तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबका यही स्ट्रक्चर होगा, यही फॉर्मूला होगा। ठीक, और कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर, हम एटम को सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बोल सकते हैं, इनका पार्ट ही होता है। ठीक है, इससे मिलके बना होता है इसको फर्दर। लेकिन एटम से फिर एटम हम निकाल नहीं सकते, एटम से दो एटम नहीं बना सकते। ठीक है, या दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग सेम नहीं बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट आ गया समझ में? अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? ये टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना होता है बाय डिफरेंट डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मास का प्रोपोर्शन क्या होता है? डिफिनिट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। टू और मोर एलिमेंट से बना होता है, इनका प्रोपोर्शन क्या होता है एलिमेंट्स का? डेफिनेट होता है बाई मास। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं जैसे CO2 हुआ, ठीक है, अब इसमें जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट CO और O है, ठीक है, O2 है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन मैंने बोला था ना उसमें मिक्सचर में रिटेन करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। कार्बन जो होता है, यहाँ पे जो कार्बन की प्रॉपर्टी होगी या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी, इसमें शो नहीं करेगी। ठीक है, इसकी अलग ही अपनी दुनिया होगी, अपनी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, यही ये कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं होती है। वैसे H2O, NH3, अमोनिया वगैरह देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। पहली होती है फिजिकल, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेजर की जा सकती हैं या ऑब्जर्व की जा सकती हैं विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज किए हुए क्या, आइडेंटिटी या कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। बिना आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज करने, जैसे कि आइडेंटिटी ना चेंज करें, कंपोजिशन ना चेंज करें, और लेकिन उस कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं वो मेजर की जा सकती हैं बिना चेंज किए हुए आइडेंटिटी और कंपोजिशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हुआ कलर हुआ, ऑर्डर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, डेंसिटी हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, टेक्सचर हुआ, ये सब चीजें, ये प्रॉपर्टी हमें बिना कुछ चेंज लाए हुए, उनकी आइडेंटिटीज, उनके कंपोजिशन या कोई केमिकल रिएक्शन बिना कराए हुए हम लोग अगर मेजर कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड ऑब्जर्व बाय केमिकल चेंज। पहले हम केमिकल चेंज कराते हैं प्रॉपर्टीज में, फिर उसको मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि बेसिसिटी हुआ, एसिडिटी हुआ, कंबस्टिबिलिटी हुआ। अब Mg को हम लोग कंबर्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है? 2MgO बनता है। 2MgO बनता है। ठीक है, ये कंबशन प्रोसेस होता है, ये मेजर होती है कि मतलब कौन से टेम्परेचर पे कंबस्टिबल होगा, कौन से पे नहीं होगा। बेसिसिटी और एसिडिटी वगैरह चेक करते हैं, पीएच क्या होगा, इसका केमिकल चेंज, साल्ट कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, जब हम रिएक्शन वगैरह करवाते हैं, केमिकल चेंज करवाते हैं उसमें, तब जाके हम ये प्रॉपर्टीज मेजर होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, 15-20 सेकंड का। पानी पी लूं मैं। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कौन कौन से लॉ होते हैं? ये बेसिकली 5 लॉज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट। ये 5 बेसिक लॉ होते हैं जो फॉलो अप होते हैं जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसकी मदद से? एलिमेंट्स की मदद से। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन बोल सकते हैं, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा गे लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, पांचवा एवोगैड्रो लॉ। ठीक, अभी एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या बोला गया? मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये किसने प्रपोज किया था? प्रपोज किया था एंटोनिया लेवोसियर ने। ठीक, ध्यान रखना, जो यूनिवर्स होता है वो एनर्जी प्लस मैटर से मिलके बना होता है। ठीक है, एनर्जी और मैटर से यूनिवर्स। तभी हम लोग बोलते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आगे बात करते हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जैसे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, 12 ग्राम कार्बन हमने लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, दोनों का अब हमने यहाँ पे आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह एटम का मास वगैरह मत लीजिएगा, बस इतना जानिएगा 12 ग्राम ऑफ हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन को 32 ग्राम लिया। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट का मास में प्रेडिक्ट करना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही मास, जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा, तो क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 15 gram of CaCO3 is heating gives 6.6 gram of CO2 and calcium oxide 8.4 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, ऑब्जर्वेशन और एग्रीमेंट विद दिस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें प्रूव करना कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं, CaCO3 ये CaO बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, वैसे चूना पत्थर होता है घरों में, पहले चूना वगैरह किया जाता था, जो पेंटिंग वगैरह की जाती थी, तो इसमें ये रिएक्शन काफी हेल्पफुल होती थी। ऑन हीटिंग ही ये हीट का सिंबल होगा। तो ये 15 ग्राम हमने लिया, जिसमें 8.6 ग्राम CaO बना और 8.4 ग्राम CO2 बना। देखते हैं इन दोनों को ऐड करके कि 15 आता है कि नहीं। 6 × 10 के 0 पॉइंट 8 6 14 1 15, हाँ 15 ग्राम। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट कंपोजिशन। एनी प्योर कंपाउंड always contain the same number of element in definite proportion by weight irrespective of source method of preparation। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, सिंपल वे में समझते हैं। वाटर का है, इसका रेशियो क्या है मास का, 2:16, 1:8। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU। ऑक्सीजन का, या फिर ग्राम पर मोल बोल सकते हैं, ग्राम मोल, हाँ, इसका कितना होता है 16। रेशियो लेंगे 1:8, तो मतलब वाटर का मॉलिक्यूल अगर है, तो चाहे हम ओशियन से लेके आए, लेक से लेके आए, लेबोरेटरी से लेके आए, टैप वाटर लेके आए, ग्राउंड वाटर लेके आए, आइसबर्ग से लेके आए, चाहे अपने यहाँ से लेके आए, चाहे पड़ोसी के यहाँ से लेके आए, ठीक है, सबका फॉर्मूला H2AU होगा, और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाई वेट के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिंपल वे में यही ये कहना चाहता है, 1:8 के रेशियो में बाई वेट, ध्यान रखना भाई एटॉमिसिटी नहीं, बाई वेट के रेशियो में ये प्रेजेंट होगा। ठीक, यही टोटल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन और देयर सोर्स और देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, in a compound the element are present in different proportion by definite proportion by weight। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट कंबाइन, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दो टू और मोर देन फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द मास ऑफ एक एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये नेट सेल यही कहना चाहता है, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको NO भी ले सकते हैं, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, इसको NO2 भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, N2 हमेशा कांस्टेंट है, बाय वेट, बाय मास या बाय वेट बोल सकते हैं। ठीक है, 28 होगा, 14 मास होता है एक का, एक नाइट्रोजन का, दो नाइट्रोजन का मास 28 हो जाएगा, 28 सारे में। अब ऑक्सीजन वेरी कर रहा है एटॉमिसिटी में भी और एटॉमिक वेट में भी, पहले 16 था फिर 32 हुआ
फिर कितना हुआ, 48 हुआ, फिर हुआ 64 हुआ, फिर 80 हुआ। ठीक है, अब इनका रेशियो लेंगे तो 1:2:3:4:5, ये रेशियो में ये ये कैसा रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। सिंपल होल नंबर रेशियो में ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब अगर किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहे हो, तो जो एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, और वेरिएबल कब हो रहा है, जब बाकी एलिमेंट्स के मास को सेम रखते हैं। ठीक है, तो जो जो एलिमेंट का चेंज हो रहा है उसका मास का जो रेशियो आता है वो सिंपल होल नंबर आता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे यहाँ H2O एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर में समझ में आएगा, वैसे काफी कंफ्यूजिंग लाइन है वो, तो एग्जाम्पल से यहाँ पे एक और देख लेते हैं। H2O, यहाँ पे क्या हुआ, ये सेम है, इसका मास क्या हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ। ध्यान रखना एटॉमिसिटी की बात अभी किसी भी में भी नहीं किया गया, एटॉमिसिटी से कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा रेशियो, 1:2 बाई वेट। ठीक, ओके, लुजैक ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। उसी को उलट फेर करके कह दिया गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन होती हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो कंबाइन कैसे होती हैं, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, मतलब 2:, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। इस लॉ को दिया था किसने, ये लुजैक ने दिया था। जैसे H2 + O2 ये कंबाइंड दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन होकर दो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, उसमें मास था, इसमें वॉल्यूम इन्होंने बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं एवोगाड्रो लॉ। एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, इसको आप लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। तो ये होती है PV = NRT, ये गैसेस के लिए इक्वेशन होती है, आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, और सेम टेम्परेचर पे भी है, ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। इन्होंने बस इतना कहा, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स आर सेम if the pressure, temperature and volume of two or more gases are same। ठीक है, यही इन्होंने नटसेल में कहा है एवोगाड्रो ने। ठीक, अब बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इसको इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने क्या बोला कि जो मैटर होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब कि फर्दर डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बेसिकली ये एटम की डिफिनेशन इन्होंने दी। ठीक है, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि एक एलिमेंट जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जिससे सोडियम अगर कहीं भी मिल रहा है, ठीक है, किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, या पोटेशियम किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, जितने सोडियम प्रिपेयर होंगे उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। वैसे ही पोटेशियम के जितने भी मेटल या एलिमेंट प्रोड्यूस होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी।
लेकिन हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन क्या किया जाएगा तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो वही बात है कि जो हमने अभी लॉ में पढ़ा था, जो कंपाउंड फॉर्म कब करता है, जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म करते हैं, कंबाइन होते हैं, किसमें, सिंपल होल नंबर रेशियोज में, तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक। केमिकल रिएक्शन, चौथा पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम बट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। अब सी हुआ प्लस O2 हुआ, CO2 हुआ। अब इसमें क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो थे ये रीऑर्गेनाइज होते हैं, ना कि इसमें इसके अंदर कोई चेंजमेंट आता है, रीऑर्गेनाइज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि इसमें कार्बन टूट के, आधा टूट के ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ लगा, आधा टूट के एक ऑक्सीजन के साथ लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एटम वैसे का वैसा ही रहता है। इस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह शेयरिंग होती है इसमें। ठीक है, या इसमें कार्बन एटम में और ऑक्सीजन एटम के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, बस शेयरिंग वगैरह होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये लोग बनाते हैं। इन्होंने बोला है कि ये जो एटम है ये क्रिएट भी नहीं होता है। एक कार्बन था, एक कार्बन है, एक दो ऑक्सीजन थे, दो ऑक्सीजन है। इन्होंने बोला है कि कार्बन कोई भी एटम ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस रीअरेंजमेंट होता है उनका, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। यही इस फॉर्मूले में भी है कि एटम रीऑर्गेनाइज हो गए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन टूट के एक इससे लग गया है, एक इधर साइड से लग गया, एक इधर साइड से लग गया। ठीक है, बात यहीं तक थी। और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। बाकी जो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी डाउट होगा, ठीक है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक मास, या जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू the number of times of one atom of element heavier than the 1 by 12th mass of carbon 12 acid isotope। ठीक है, आइसोटोप आइसोबार के बारे में आप लोग को पता है ना। आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं। ठीक, वो आइसोबार्स होते हैं। तो याद इस तरह करना, जैसे बाल, बाल सिर के बाल हैं, तो ऊपर का जो लिखा रहता है, ऊपर क्या लिखा होता है, मास लिखा होता है, तो मास सेम रहेगा। ठीक है, अगर एक का पता चल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक हम लोग निकाल सकते हैं, आइसोटोप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एटॉमिक मास यूनिट वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वन एटम, एक एटम का नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट हैवियर देन द 1 by 12th मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 का जो आइसोटोप हुआ उसको उसके मास को 1 by 12 किया गया। ठीक है, इनटू देखा गया कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स वो हैवियर है दूसरा एलिमेंट। ठीक है, वो हैवियर है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नाउ अडेज एएमयू को हम लोग सिंपली यू बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि C12 एटम को, ध्यान से समझिएगा, 12 C12 एटम को, ठीक है, 12 से डिवाइड किया गया, इसके मास को 12 से डिवाइड किया गया, जितनी वैल्यू आ रही है, मान लो x वैल्यू आ रही है, तो और दूसरे
दूसरे एटम के दूसरे एलिमेंट के मास से कंपैरिजन किया गया, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, एक्स जितने नंबर ऑफ टाइम, एक्स इंटू वाई मान लेते हैं, वाई टाइम्स आ रहा, तो जो ये वाई है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसमें कहने का जैसे एक्स टाइम्स आया, ठीक है, हाइड्रोजन या हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका 8 टाइम्स हुआ, ठीक है, एक्स का 8 टाइम्स क्या हुआ, ये मास निकल के आ रहा है ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन का मास कितना होता है वैसे, 16 होता है, सॉरी, ये 16 टाइम्स आ रहा है, तब जाके ऑक्सीजन के मास के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 16 है, यही हम लोग क्या बोलेंगे, ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली यूनिफाइड मास। ठीक है, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जब कार्बन 12 एटम को 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसके मास को 12 से डिवाइड करते हैं इनटू 1.008 टाइम्स, अगर हम इसको कर रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन का मास निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास आ जाता है, जो ये चीज आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। आई बात समझ में आ, ठीक है, इस वीडियो, इस पार्ट्स को, ये पार्ट थोड़ा टिपिकल है, इसको 2-3 बार आप लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास, इसको बीच में पढ़ लेते हैं, वैसे इसका अभी सिग्निफिकेंट आएगा, लास्ट में आएगा, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास, परसेंट रिलेटिव अबंडेंस। जैसे क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, वो नेचुरली जब ऑकर करता है, जैसे कार्बन 12 हुआ, ठीक है, ये एग्जैक्ट कार्बन 12 भी नहीं होता इसमें, इसमें कुछ पार्ट कार्बन 14 का भी होता है, कार्बन 12 कार्बन 14 का भी मास होता है ये। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको रेडियो एक्टिव डेटिंग वगैरह में यूज होते हैं, करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, साथ ही साथ ये भी मिलेगा हम लोग को। ठीक है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही लो होता है, इसलिए हम लोग कॉमनली इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ठीक है, वो 18 भी प्रेजेंट रहता है उसमें। ठीक है, और ढेर सारे जितने भी इसके आइसोटोप्स होते हैं, लगभग सभी प्रेजेंट होते हैं, अगर नेचुरली ऑकरिंग है। ठीक है, तो कहने, नेट सेल में कहने का मतलब ये है कि ये पूरा नेसेंट स्टेज, मतलब कि इकलौता ये यही नहीं रहता जो हम लोग काउंट करते हैं, जो सिंपली हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 16 वाला मास वाला, ये अकेले ही नहीं रहता, इसके साथ ही इसके और भी आइसोटोप्स रहते हैं इसके साथ। वैसे कार्बन 12 में भी ये हुआ कि ये अकेले ऑकर नहीं करता, इसके साथ ही ढेर सारे इसके आइसोटोप्स रहते हैं। ठीक, जैसे कि कार्बन में कार्बन 12 रहता है, कार्बन 13 रहता है, कार्बन 14 रहता है। ये हमेशा कन्वेंशन याद रख, जो ऊपर होता है, कोई एक्स है, ये ए है, ये बी है, ए जो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर, वैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे इसको, और ये क्या होता है, मास नंबर, ऊपर वाला। ठीक, जो कार्बन 12 होता है, वो 98.892% प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका मास हम लोग 12 होता है, और 13 वाला प्रेजेंट होता है 1.108, इतना परसेंट ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका मास होता था 13.0035, और जो कार्बन 14 होता है 2 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर -10 है, इतना परसेंट कार्बन 14 होता है, जिसका मास 14.003 होता है। ठीक है, इसका एवरेज एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं, परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास अपॉन 100 करके निकालते हैं, तो ये आती है वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, उस आगे बढ़ने से पहले कुछ एसआई यूनिट्स हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि लेंथ होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी, ये 7 क्वांटिटीज होती हैं, उनकी एसआई यूनिट हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस में काफी काम आएगा आपके फिजिक्स में।
अब हम बात करते हैं मोल की। 1 मोल क्या होता है? 6, कोई भी एंटिटीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो जिनकी जिनकी क्वांटिटी 6.022 हो, तो 10 की पावर 23 क्वांटिटीज हो, तो उनको क्या बोल देते हैं? सिंपली मोल। ठीक है, 1 मोल। क्योंकि गैसेस की जो साइजेस होते हैं, गैसेस के जो एटम्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी साइजेस बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक है, इसलिए ढेर सारे गैसेस एक साथ हम लोग रख सकते हैं। अगर इतने गैसेस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। 2018 के पहले हम 1 मोल को ऐसे डिफाइन करते थे कि जब 12 ग्राम ऑफ एटम को, कार्बन के एटम को, ठीक है, 1 कार्बन के एटम इन ग्राम, एक कार्बन का एटम ग्राम में अगर हम लेते हैं, उसको ग्राम में लेंगे, 12 mu नहीं, ग्राम में लेंगे और 12 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आती थी। ठीक है, कौन सी? ये वाली वैल्यू। लेकिन हाँ, उसके बाद से क्या बोल दिया गया कि 2018 के बाद से इसकी डेफिनेशन चेंज करके ये बोल दी गई कि इतनी एंटिटीज रहेंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। वैसे वैल्यू यही आती है। ठीक, इसको हमने क्या नाम दिया? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटसेट्रा, कोई भी चीज हो सकता है। हमारी ढेर सारी पेन, इतनी पेन अगर आपके पास है, पेन्स हैं, तो उनको भी 1 मोल बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी डिफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मेजर करते हैं किससे? मोल से। ठीक, अब जैसे देखते हैं 1 मोल में कितने होते हैं? 6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 2 मोल में कितने होंगे? इंटू 2 कर देंगे इसमें। 0.5 मोल में इंटू 0.5 या डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं 1 मोल मास के टर्म में अगर हम लोग करते हैं, तो एटम में देखते हैं यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम हुआ, सोडियम 23 ग्राम। क्यों? क्योंकि 23 ग्राम अगर इसका मास है, मास गिवन मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं कि 23 जो मास इन ग्राम दिया गया है। ठीक है, अगर ग्राम में आपको मास दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस के मास को, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाता है। ठीक है, जैसे CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12 प्लस 16 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? 42, 44। और कितना ग्राम है ये? 44 ग्राम है। ध्यान रखना इसकी यूनिट ये होगी, 44 ग्राम पर मोल। यूनिट का भी चक्कर है इसमें, यूनिट ऊपर जाएगी। कितना आ गया? 1 मोल। ठीक, अंडरस्टूड। ये यूनिट से ही में पता चलेगा। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल होती है। यूनिट आप ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन तो यूनिट से ही हो जाते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट और सामने वाले की इक्वलिटी हम लगा रहे हैं, तो यूनिट हमें सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया को देखते हैं, NH3। इसका मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 3, 3। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा? 17। और 34 को डिवाइड कर 34 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 मोल्स। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब वॉल्यूम के टर्म्स में देखते हैं। वन वन मोल इक्वल्स टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या हम इसको लीटर भी बोल सकते हैं। लीटर 24.4, 22.4 लीटर भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है।
ठीक है। एट व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट नॉर, या फिर हम लोग को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लेना होगा। ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना होगा? 2.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। 3 मोल करेंगे तो 22, इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास इस पे डिपेंडेंट नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स, ये सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर 3 मोल हुए तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 67.2। अगर 0.5 टाइम्स है, इसका आधा हो जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है। अब एक मोल, इसको समराइज करते हैं, एक मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर ऑफ गैसेस होती हैं, किस पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस या सब्सटेंसेस होते हैं। इसको एवोगाड्रो नंबर करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और अगर मास के टर्म में देखें तो 12, जो कार्बन का मास है अगर 12 है, तब इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम होंगे। सोडियम का मास अगर 23 ग्राम लेते हैं, या 40, CO2 का 44 ग्राम लेते हैं, NH3 का 17 ग्राम लेते हैं, तब हमें आता है 1 मोल की वैल्यू। क्यों? क्यों जितना, अगर इतना ग्राम हमने लिया, 44 ग्राम लिया है CO2 का, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड करते हैं ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 1 मोल। ठीक है। इसके लिए तो डायरेक्ट है, 1 मोल बराबर NS एवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम के लिए भी डायरेक्ट है, लेकिन इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। अगर मास गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालेंगे। गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से हम लोग डिवाइड करके, या एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। वही सेम चीज ये भी की गई है वहां पे। कन्वर्जन कैसे किया करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, पहले वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम ऑफ गैस एज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अपॉन 22.4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या इसको लिख सकते हैं वेट इन ग्राम्स। यूनिट का ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट। इन्हीं तीन क्वेश्चन, तीन फॉर्मूलों से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है। एनटीए वगैरह, इसी एनटीए या बोर्ड्स में या आईआईटीज में इन्हीं को घुमा फिरा के आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब आईआईटीज के क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो इसमें बोला गया था मास ऑफ 2.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ COEs। तो मास पूछा गया। मास निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो हमें सबसे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें पहले। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक ये भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है पहले से। और नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे, और मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास CO का क्या होगा? 12 प्लस 16, 28 हो जाएगा। तो 28 से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। चलो निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, पहले ये नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं।
तो मॉलिक्यूल कितने हैं 2.01 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स अप्रोक्सीमेटली 1/3 आते हैं अप्रोक्स। ठीक है, और 1/3 आया। अब 1/3 को इक्वल्स टू अब ये वाला फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, सी का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 28। तो ये इधर आएगा 28/3 ग्राम्स, ये ग्राम में होंगे, मास ऑफ सीओ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में? ना आया हो तो एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्या किया पहले क्वेश्चन में, हमें पता क्या करना है, मास पता करना है। तो पहला फॉर्मूला इसका होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला रहेगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1/3 आया। ठीक, 1/3 यहाँ पे पुट कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास हमें पता है CO का 28 16 + 12 28, और ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गई इसके वैल्यू। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules is। इसमें रेशियो दिया गया है किसका, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, 1:4। किसके टर्म्स में, मासेस के टर्म्स में। मासेस का रेशियो क्या है ऑक्सीजन का, 1:, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1:4 है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास का रेशियो 1:4 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स पूछा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, मास का रेशियो 1:4, O2 और N2 का। ठीक, बाई मास, ध्यान रखना बाई मास दिया गया। ठीक है, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो। ठीक, अब O2, अब मान लेते हैं ये x मास है, इंटू x कर देते हैं, और ये 4x मास है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं दोनों के। तो x/16 इसका आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, 14 मास होता है, 14 × 2 = 28। ठीक, ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, क्योंकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जब करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब वही फॉर्मूला फिर लगाते हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितना, x/32 इसका, और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है, अपॉन Na। एक ये फॉर्मूला बना, दूसरा बनेगा x/4x/28 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2/Na। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, x से x कैंसिल, ठीक है, Na से Na कैंसिल। इसका रेशियो जो आता है, ये आता है आपका 28/4 × 32। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, 7:32, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या किया हमने, O2 था, N2 था, मास दिया गया था, हमने मास को इंटू x करके इसका मास निकाल लिया, x किया तो 4x किया, ये 4x मास हुआ इसका, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे जो आए हैं, इनका दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, मैंने वैल्यू पुट कर दी, दोनों को डिवाइड कर दिया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, O2 अपॉन N2 आ जाएगा आपका 7:32। ठीक, आई समझ में? अब उसी बीच में एक टॉपिक आता है फॉर्मूला मास, कि सेम एज एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है उसी की तरह होता है। हम लोग आगे कल हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, उससे पहले फार्मूला मास ये जो होता है ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, इन एन आयनिक कंपाउंड क्लस्टर ऑफ आयंस, मतलब आयंस जो होता है ना वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, मतलब ढेरों आयंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नॉट एन इंडिपेंडेंट आयन पेयर, इंडिपेंडेंट आयन पेयर में ये एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब Na प्लस ऐसे अकेला नहीं रहेगा। ये सॉलिड स्टेट में ज्यादा बेटर समझ में आता है, क्योंकि वहां पे दिखाया जाता है कैसे सोडियम के जो आयन है वो 6 क्लोरीन से 6 क्लोरीन के एटम से मिलके उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो हटा दिया गया शायद टॉपिक। चलो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस सोडियम क्लोराइड 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाई 6Cl माइनस। ठीक है, वो एंड वाइस वर्सा, वैसे ही Cl माइनस भी 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहता है। ठीक है, हेंस इन NaCl फार्मूला यूज इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं, NaCl का फॉर्मूला, फॉर्मूला मास। ठीक है, थस फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब एक ही सोडियम लेंगे, यहाँ पे ना 6 सोडियम लेंगे ना 6 क्लोरीन लेंगे, एक ही लेंगे, तो 23 उसका मास होता है, और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों का सम कितना आ जाता है 58.5। ये क्या होता है, फॉर्मूला मास। वैसे सेम टू कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सब जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ CHCl हुआ, सब क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इनका फॉर्मूला मास लेते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे CO2 हुआ, अब हमें पता करना है कि CO और O2 का इसमें परसेंटेज में इसके मास का योगदान कितना होगा इस पूरे को बनाने में। तो टोटल का मास कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा इसमें 16 + 2 32 मास ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता करना है कि इसका कितना परसेंट इसमें इसका कंपोजिशन है कार्बन का। तो हम ऐसे पता करते हैं 12 अपॉन टोटल मास, सिंपली परसेंटेज निकालना होता है, ये डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 22, ये फर्दर। ठीक है, 100/11 अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट, कुछ मिसिंग तो नहीं है, इंटू 3, 9 पॉइंट समथिंग इंटू 3 आ गया। ठीक है, इसका कंपोजिशन इतना होगा लगभग 27% के आसपास। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन का निकालना होगा 32 अपॉन 44 इंटू 100, तो आ जाएगा लगभग 72 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा। ठीक है, नेट सेल में यही कहना चाहता है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। द नंबर ऑफ टू आइसोटोप्स 20, 21, दो आइसोटोप है। क्या हम, ठीक है, इनका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ रहा है 20.2%।
20.2 AMU या ग्राम बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता करना है, कितने परसेंट इनका कंपोजिशन है बाई मास के टर्म्स में। मास ऑफ 20, मास नंबर 20 वाले का हमें परसेंटेज कंपोजिशन इस वाले का हमें पता करना है। ठीक है, चलो पता करते हैं। मान लेते हैं इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, एक्स है। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 में लिया जाता है, इसलिए 100 माइनस, मान लो ये x पार्ट है तो वो 100 माइनस एक्स पार्ट होगा। परसेंटेज इंटू 100 क्यों कहते हैं कि 100 में इसका पार्ट कितना है, जैसे कि कोई चीज का परसेंटेज निकालते हैं, ए का परसेंटेज 100 में निकालते हैं, ठीक है, इंटू जब 100 करते हैं तो 100 में ए का कितना पार्ट है, यही सिंपली मेथड होता है निकालने का। ठीक है, तो हम लोग x मान लेते हैं कि x परसेंटेज 20 वाला है और 100 माइनस एक्स ये 21 वाला है। ठीक है, और टोटल कितना आया मास, 20.2 आया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके एटॉमिक मास से इंटू 21 अपॉन 100 इक्वल्स टू 20.2। ठीक, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 20 एक्स प्लस 2100 माइनस 21 एक्स। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80 एक्स माइनस से 80, नॉट एक्स। 2100 इधर जाएगा, माइनस करेगा तो 80 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर 80%। क्या आएगा आंसर, 80। अगर वहीं हमें इसका भी मास, इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता 21 का, तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 80 इक्वल्स टू, हमने कितना लिया था, 100 माइनस एक्स तो लिया था 20, 20% होगा दूसरा वाला। ठीक, आ गया समझ में। हमने क्या किया कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था तो x इंटू 20 किया। ठीक, x परसेंटेज में हमने मान लिया कि x परसेंटेज 20 वाला है और 100 माइनस एक्स 21 वाला है, तो दोनों का सिंपल वो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने निकाल दिया और टोटल वैल्यू जितनी आई थी उसको वहां पे पुट कर दी। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू आ गई। अब ये नाइट्रोजन वाला, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, इसमें एक का मास 14 दिया गया, दूसरे का 15, परसेंटेज कंपोजिशन कितना आया 14.0067 आया है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, इसको x मान लीजिएगा, इसको 100 माइनस एक्स मान लीजिएगा और वही फॉर्मूला उठा के रख दीजिएगा। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों पता चल जाएंगे। इसमें दोनों का पूछा गया है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और कल हम मिलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें काफी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हम लोग को। ठीक है, थ्योरी कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने फार्मूला मास पढ़ा था NaCl का, तो एक Na आइटम जो होता है 6 Cl से घिरा हुआ होता है, वैसे Cl जो होता है वो 6 Na आइटम से घिरा हुआ होता है। लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं नटसेल में, NaCl। लेकिन हमें उस एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम वे में ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि C2H6, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो ले लेंगे CH3, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं इसी का, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर मास इसका नहीं होता, ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है।
ठीक है, इसका यूज कर करके हम लोग ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखते हैं। एन empirical formula represent the simplest whole number ratio। ये क्या होता है सिंपलेस्ट? ठीक है, जैसे कि C4H10 है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2:5। आई बात समझ में? ये इसका, ये जो C2H5 है, C4H10 का क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। आई बात समझ में? Of various atom present in a compound, whereas molecular exact formula shows exact number। ये क्या करता है? exact number show करता है of different type of atom and molecules present in the compound। डिफिनेशन क्या है? डिफरेंस क्या है empirical formula और molecular formula में? ये क्या करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स या जो एटम्स प्रेजेंट हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फोर नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन 4 है, 4% है। कार्बन 24% है। और कोई एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन कितना है? 4.07% है। कार्बन कितना है? 24.27% है। क्लोरीन कितना है? 71.65% है। ठीक है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, या हम बात करें तो इसका एटॉमिक वेट लगभग 1 AMU होता है। इसका 12 होता है और इसका 35.5 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक आइसोटोप भी होता है, क्लोरीन 37। ठीक है, ये आइसोटोप प्रेजेंट होता है क्लोरीन 35 के साथ, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समथिंग 35.5 आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया। अब ध्यान देना, जहां पे मास गिवन नहीं होता है टोटल मास, वहां पे हम लोग 100 ग्राम मान के चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे, ये चीजें गिवन नहीं रहेंगी, इनका सम क्या हो जाएगा? 100% होता है ना, परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर दिया भी ना गया हो तो 100 ग्राम मानते हैं। मान लो 100 ग्राम में 4.07 ग्राम क्या है? ऑक्स हाइड्रोजन है। इसका 1 से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना पहले, कल पढ़ा था। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 आता है। ठीक है, अब वैसे कार्बन का हम लोग निकालेंगे। 24.27 अपॉन 12, अप्रोक्सीमेटली 12 होता है, पॉइंट समथिंग होता है, तो उससे जरूरत नहीं हमें क्योंकि रेशियोज लेने हैं। 2 आएगा। ठीक है, वैसे अब हम लोग क्लोरीन का निकालते हैं। 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया। ठीक, अब इनका सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं। जो वेट आया है इसका सिंपल होल नंबर रेशियोज लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4:2:2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2:1:1। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है CH2Cl। यहां तक आया समझ में? इंपेरिकल फॉर्मूला आया निकल के? क्या किया हमने? 4 ग्राम, अब परसेंटेज में गिवन है, टोटल 100% होगा। ठीक है, तीनों का परसेंटेज का सम 100% होगा, तो होल उसको हम लोग ने 100 ग्राम मान लिया है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें मानना पड़ेगा 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम, 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 4%, 24%, 71% गिवन है। ठीक है, तो इसको 4 ग्राम, 24.27 ग्राम
और 71.65 ग्राम हमें पता चल गया इस क्लोरीन, इनका मास पता चल गया। अब इनके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने पे हमें ये आ रहा है 4:2:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो। ठीक, और इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 2:1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंपेरिकल मतलब दो कार्बन के आइटम है, एक कार्बन का आइटम है, दो हाइड्रोजन के आइटम है, एक क्लोरीन का आइटम है। ठीक है, ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया था CH2Cl। ठीक, अब हम इसको इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे। 12 + 2 + 35.5, ये कितना आ जाएगा 49.5। इनका सम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 49.5। ठीक है, अब हमें वो नंबर निकालना होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को, इन दोनों तीनों के एटॉमिसिटी को। ठीक है, जिससे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो हमें क्या करना है, मोलर मास गिवन है, हमें एक का मास पता है, एक यूनिट का मास पता है, तो मोलर मास को हम लोग एक यूनिट के मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 आता है, तो हमें फैक्टर जो निकल के आया वो 2 आया है। तो इसमें 2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C2H4Cl2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, जिस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। ठीक है, और टोटल मोलर मास को उस एम्पेरिकल फार्मूला के जो मॉलिक्यूलर मास आया था उससे डिवाइड कर दिया। हमें क्या मिल गया, वो फैक्टर मिल गया, जिससे हमें आगे चल के मल्टीप्लाई करना है, इसको इनकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ये हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास 98.96 ग्राम ही आता है। ठीक है, कार्बन के 2 24 हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के 4 + 4 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, क्लोरीन के 2 71 पॉइंट कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो 28 प्लस अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्री और स्टोचियोमेट्री कैलकुलेशंस की। स्टोचियोमेट्री एंड स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, इससे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। हमें थोड़ा सा ये टॉपिक हमें जो इसके आगे वाला लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक है, उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है इसकी बैलेंसिंग की। ठीक है, तो वो सिंपल वे में हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे अभी, क्योंकि आगे चल के जब आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर से हमें बैलेंसिंग करनी होती है। वो काफी सिंपल होती है, काफी अच्छे तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे, तब वो बैलेंसिंग पूरी समझ में आ जाएगी। काफी इजी वे में होती है वो। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो उस क्या मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह तो हम उस समय पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अभी बस इतना जानते हैं, छोटे छोटे इक्वेशंस रहेंगे, उनको बैलेंस करना रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोला गया, a balanced chemical equation has same number of atom each side of element on the both side। हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना दोनों तरफ, वो सेम होंगे, क्योंकि एटम भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट में रहेगा उतने एटम हमें प्रोडक्ट में भी मिलने चाहिए। ठीक, तो बैलेंसिंग का शॉर्ट मतलब यही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे 4 आयरन के एटम मिलके 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे ये भी है P4O2 P4O10 बना रहा है। P4 ऐसे 4 ऐसे लिखा है, 10 ऐसे लिखा है। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत आती है। लिमिटेड लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है, हमने सारे लॉज लगभग पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये है जैसे कि कार्बन को अगर हमें CO2 ही बनाना है, ठीक है, टोटल कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 ही बनाना है, तो हमें इनकी कुछ, मान लो ये एक्स गिवन है ना, उसके रिस्पेक्टिवली हमें ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लेके आ जाए। हम लोग ऑक्सीजन कम लेके आएंगे तो कम CO2 बनेगी, कुछ कार्बन रह जाएंगे। ज्यादा ऑक्सीजन लेके आएंगे तो सारे CO2, सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ O2 रह जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिट कर देगा रिएक्शन को, उसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। कार्बन जो चीज पहले खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक परफेक्ट रेशियो में इन दोनों को, एक सिंपल रेशियो में या परफेक्ट रेशियो कह सकते हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी एक दूसरे के साथ रिएक्शन में, रिएक्शन करने के लिए एक परफेक्ट वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दोनों का कुछ रेशियो होगा। ठीक है, वन वॉल्यूम ऑफ कार्बन, वन वॉल्यूम नहीं कह सकते, गैस नहीं होती है। एक मोल ऑफ कार्बन और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है, तब जाके एक मोल ऑफ CO2 बनेगी, और बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए रिएक्शन में, ठीक है, अब कुछ अमाउंट हम दोनों को देखो ऐसा समझो, कुछ अमाउंट ऑफ CO और CO2 रखेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमें जितना कार्बन गिवन है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये टोटल CO2 बनेगा, जहां ना O2 बचेगा ना C बचेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन कम हो या ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, कार्बन कुछ हो, ठीक है, एक्स मोल कार्बन हो, वाई मोल CO2 O2 हो, O2 ज्यादा है, कुछ रिएक्शन हुई, एक्स मोल ऑफ कार्बन खत्म हो गया, कुछ जेड मोल ऑफ ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, जो बच रहा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये केस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, ऑक्सीजन पहले खत्म हो सकता है, कार्बन बचा रह सकता है। जो खत्म हो जाए पहले, उसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती है। पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन का बैलेंस करते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर में है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। ठीक है, तो अगर इन्हें कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म करना है तो 1:3 के रेशियो में ये हमें चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट कितना है। नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? केजी में, इससे पहले हमें कन्वर्ट किस में करना होगा? ग्राम में, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 10 × 10⁻³ ग्राम्स अपॉन हाइड्रोजन का मास, गैस है, 2। ठीक, अब हम इसके मोल्स निकालते हैं।
1 पॉइंट, ये आ जाएगा 25, 14, 7, 8 आएगा, और ये समथिंग आएगा 5 आएगा। ठीक है। और इनका रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:4.8 या 4.9 के अप्रोक्स आने वाला है। सॉरी, ये 4.9, 2.9 के अप्रोक्स आने वाला है। अब देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 1:3 की। मिल क्या रहा रेशियो, 1:2, 1:2.9 का। तो कम कौन है, हाइड्रोजन कम है ना। ठीक है, नाइट्रोजन तो बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन हुआ ना। ठीक, हमने क्या किया है, ये देखो सिंपल मेथड है। बुक में थोड़ा सा टिपिकल मेथड दिया गया है, ये सिंपल मेथड है। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल करके, मॉलिक्यूल तीन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, अब हमें उसके बाद क्या करना है कि इनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिस रेशियो में रिएक्शन कर रही है दोनों को और कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म कर दे रही है, वो निकालना है। तो ये 1 ये 1:3 के रेशियो में रिएक्शन कर रही है। ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो मास गिवन है, जो मास गिवन है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड जब करेंगे तो हमें मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये मोल्स निकल के ये नाइट्रोजन का आया और ये ऑक्सीजन का आया, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक, लेकिन जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 1:2.9 आ रहा है, और रिक्वायरमेंट कितने की है, 1:3 की है। तो पहले कौन खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए कितना अमोनिया फॉर्म होती है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या एक मैसेज डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये नीट आईआईटी जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से आते हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चंस इसी से आते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन in its given volume can be expressed in the following ways। कंसंट्रेशन को हम लोग चार पार्ट्स में, चार टाइप्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या, मास परसेंटेज ऑफ वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट गिवन हो, मास बाय मास गिवन हो। ठीक है। दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट मिलके जब सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या, मोल फ्रैक्शन। कभी इसका पूछ लेगा, सॉल्यूट का पूछ लेगा, कभी सॉल्वेंट का पूछ लेगा। ठीक है, कभी सॉल्यूट पूछ लेगा, कभी सॉल्वेंट का पूछ लेगा। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केजी में सॉल्वेंट का मास। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं, क्या आता है, मास परसेंटेज आता है। इसको सबसे बेटर तरीका होगा एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट Na2SO4 में हमें मास परसेंटेज निकालना है डिफरेंट
एलिमेंट्स का। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले सोडियम का मास कितना होता है 23, सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, ध्यान रखना यूनिट। ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है 16। ठीक, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 23 इंटू 2, क्योंकि दो सोडियम प्रेजेंट है, इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसे होगा। ठीक है, प्लस करेंगे सल्फर के मास को, प्लस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, तो यह आ जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस 64। तो ये आता है 4 2 6 6 6 12 6 3 9 9 4 13 1 14 142 टोटल मास आ गया। ठीक है, अब सोडियम का देखते हैं। सोडियम कितना है, दो सोडियम प्रेजेंट है, तो 46 इसका मास होगा 46 बाई 142 इंटू 100, ये सोडियम का मास परसेंटेज आ गया। अब बात करते हैं सल्फर का। सल्फर का मास कितना है 32 है बाई 142 इंटू 100, ये सल्फर का आ गया। ऑक्सीजन के कितना आएगा, ऑक्सीजन का मास टोटल कितना है 64, चार ऑक्सीजन है 142 इंटू 100, ये आ गए डिफरेंट मास परसेंटेज। ठीक है, आई बात समझ में। हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट था, इसका टोटल मास हमने निकाल लिया, टोटल मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया 142 आया। अब हमें एक एक करके तीनों का निकालना है। दो सोडियम प्रेजेंट है तो दो सोडियम का मास 46 डिवाइडेड बाय, ये सिंपल परसेंटेज मेथड है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, 142 टोटल मास से डिवाइड कर दिया इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इसका मास परसेंटेज आ गया। वैसे सल्फर का आ जाएगा, वैसे ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान लो दो चीज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इसके मोल्स Na है, इसके मोल्स Nb है। ठीक है, कभी हम आपको बोल दिया जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, Na डिवाइडेड बाय इसका मोल। ठीक है, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, Nb, Na अपॉन Nb। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता है, इसको दूसरे टॉपिक से मिला के, मोलैरिटी वगैरह से, मोलैरिटी से मिला करके इससे क्वेश्चन आते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, एक सबसे वाइडली यूज्ड यूनिट होती है मोलैरिटी। ठीक है, आगे चल के आपको नॉर्मेलिटी भी पढ़ना होगा, इसी का एक छोटा भाई होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये मोलैरिटी, और ये डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल एम से। ध्यान रखना मोलैरिटी और मोलैरिटी में ये चीज काफी कंफ्यूजिंग होती है, ये कैपिटल एम से, और आने वाला जो मोलैरिटी है वो स्मॉल एम से। जहां एम लिखा है, ये नाम नहीं दिया रहेगा मोलैरिटी। ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हें दे दिया जाएगा, एम दे दिया जाएगा सिर्फ, और तुम्हें फाइंड आउट करना होगा मोलैरिटी या जो भी आगे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इट इज डिफाइंड as number of moles of solute in 1 liter of solution। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बोला गया है, और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों में कॉमन रहेंगे, मोलैलिटी में भी कॉमन रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नीचे डिफरेंस आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं इस पे काफी, क्योंकि इसमें लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी निकाल के चले आते हैं। ठीक, और यही नीट और जेई, नीट और मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में आएगा, लेकिन एडवांस में दूसरे टॉपिक से, मैंने शुरू में जैसे बताया था उससे मिक्स करके आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यूरिया क्या का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला
और इसका मोलर मास कितना होता है? 60 होता है। काउंट करके देख लेते हैं। एन का मास कितना? 14 प्लस 2 16, 16 टू जा 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 60 80 कितना? 60 आएगा। 16 टू जा 32, 32 प्लस 12, इसका 12 हो जाएगा। 44 प्लस 16 कितना? 460 आया। आगे बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ग्राम पर एमएल, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला और ध्यान रखना आप लोग। जो डेंसिटी होती है ना, वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यूनिट ध्यान रखना, अगर यहाँ ग्राम दिया गया तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर केजी गिवन है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, केजी पर लीटर होना चाहिए, पर एमएल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। यूनिट ध्यान में रखना, यहाँ यूनिट का ही चक्कर होता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पहले यूरिया का निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 120 डिवाइडेड बाई 60, 2 मोल्स आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। 1 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी कितना है? 1.15। और जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा? लीटर में होगा। ये भी पता होना चाहिए, लीटर में वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में मोलरिटी निकालने के लिए। तो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी क्या आएगी? मास कितना है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 प्लस 120। वाटर 1000 है, और ये कितना है? यूरिया का भी मास उसमें ऐड होगा ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर बोला होता है। ठीक है, ये कितना आ गया? मास, टोटल मास इतना हो गया। डेंसिटी कितनी है? 1.15 ग्राम पर एमएल। ठीक है, अभी देखना, अभी एमएल में है, अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा? 1120 डिवाइडेड बाई 1.15। ग्राम ग्राम कैंसिल, देखना यूनिट भी कैंसिल हो जाती हैं। और एमएल क्या होगा? इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एमएल आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे। 1.120 आ जाएगा। ये 1000 से डिवाइड होगा। 1120 जब 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.120 हो जाएगा, तो 1.15। ठीक है, अब हमें मोल्स पता है, वॉल्यूम इन लीटर्स पता है। मोलरिटी हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.120 अपॉन 1.15। ठीक है, ये डिवाइड कर लेंगे, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार और रिवाइड करके देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3। ठीक है, HNO3 का एक सॉल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, और डेंसिटी कितनी गिवन है इसकी? 1.4 ग्राम पर ml। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलरिटी फाइंड करना है इसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 63% सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, वाटर में मतलब मिक्स है। 60 वेट बाई वेट से है। ठीक है, मान लेते हैं 100 ग्राम अगर वेट है टोटल, तो 63% मतलब 63 उसमें नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। ध्यान देना, ये ट्रिकें होती हैं
कि 100 हम मान लेते हैं, कभी कभी 1 लीटर हम मान लेंगे पहले से। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, इसका मोल्स निकाल लेते हैं। 63 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 1 प्लस 14 प्लस 48, ये 63 आता है। तो ये कितना आ गया, 1 मोल आ गया। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब, आ गया 1 मोल। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मान लो 100 ग्राम टोटल वेट था। वॉल्यूम क्या होता है, पहले डेंसिटी क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी। और मास कितना है, हमने क्या माना है, 100 ग्राम माना। मास ऑफ द सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे 63 उठा के मत ले लेना। तो 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है, 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, ml ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आता आपका ग्राम ग्राम कैंसिल, और ये ml में है तो 100 अपॉन 1.4 ml हो जाएगा। तो लीटर में हमें कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे तो 0.1 अपॉन 1.4 लीटर आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। ठीक, आई बात समझ में। चलो आज यहीं पे डिस्कशन को एंड करते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कल नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, वो आखिरी सेशन होगा, तो थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया यार। ठीक, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल रह गया था। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar of NaOH solution. What is the final concentration? तो फाइनल कंसंट्रेशन भी हमें m में ही निकालना है, मतलब मोलरिटी ही निकालनी है हमें। ठीक है, 10 ml है मतलब 0.01 लीटर। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या थी, मोलरिटी जब निकालते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमने पहले लीटर में चेंज कर लिया। ये तो कन्वर्जन आता है ना, 1 ml इक्वल्स टू 0.001 लीटर, इतना आया समझ में। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.2 लीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो मोलरिटी गिवन है कितना, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो इसकी मोलरिटी है 2, नंबर ऑफ मोल्स n1 मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना है 0.01 लीटर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, n1 वन इक्वल्स टू 0.02। इसके कितने मोल्स हैं, 0.02। अब इसकी बात करते हैं, इसकी मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.5। ठीक है, इक्वल्स टू n2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना आया था, 0.2। ठीक, तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आता है 0.01। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। तो फाइनल कंसंट्रेशन में n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.03 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 0.01 इंटू 0 प्लस 0.2, तो 0.21। ठीक है, फाइनल मोलरिटी ये कट जाएगा, ये समथिंग इसमें कटेगा नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे।
तो आ जाएगा 3/21 इक्वल्स टू 1/7 मोल्स एम। ठीक, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना आया 1/7, या इसको लिख सकते हैं 0.142। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो? अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता ही है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रहे किसके मोल्स लेने हैं? सॉल्यूट के। ठीक, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलैलिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था। मोलैलिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी में क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास, इसमें वॉल्यूम की बजाय मास है और सॉल्यूशन के बजाय सॉल्वेंट है। ठीक है, ऊपर सेम रहेगा, ध्यान देना, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्वेश्चन में मोलैरिटी या मोलैलिटी ना दे करके ये डायरेक्टली कैपिटल एम और स्मॉल एम दे सकता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हमें क्या यूज करना है। वैसे ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का, मतलब इस चैप्टर का, मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। अब 5.2 मोलर aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied। ठीक है, what is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? अब बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास इन केजी। किसका? सॉल्वेंट का। मान लेते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस गिवन है तो मतलब H2O यूज हुआ होगा। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये ध्यान देने वाली बात, एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर होता है। किसका सॉल्यूशन किसके साथ? इसका मेथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, वाटर के साथ है। ठीक है, एक्वस मतलब वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे मोलैलिटी कितनी है? 5.2। अब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन होता है तो 1 kg हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 1 kg एज्यूम कर लिया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 5.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, 5.2 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? Na अपॉन सॉल्यूट का अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का हमें पता चल गया। आप सॉल्वेंट का क्या? सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का मास कितना है? 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में कितने वाटर के मोल्स होंगे? टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का? 2 + 16 18। ठीक, 18 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे उठा के नंबर ऑफ मोल्स 5.2 प्लस अपॉन 5.2 प्लस 1000 अपॉन 18, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन को दूसरे टॉपिक से साथ जोड़ करके ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं। ये पूरा जो सिलेबस है जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा ना, इसमें कोई कहानी होगी ना कोई कुछ। ठीक है, तो आप लोग को टू द पॉइंट रहना है। ठीक है, कोई कहानी मैं सुनाऊं या ये हूँ मैं मोटिवेशन लेक्चर दूं, कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली वही होता है जो आप पढ़ के जाते हैं। ठीक है, आप जितने से ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, डाइवर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितनी आपके क्वेश्चन में डाइवर्सिटी रहती है, मतलब एक ही लेक्चर नहीं। अब जैसे कि मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, आपके पास इतना था, तो आप घर जाएंगे तो आपके पास इतना रहेगा।
ठीक है, जब दोबारा पढ़ के जब आप निकलेंगे तो दूसरा लेक्चर मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना कि मैंने आज इतना पढ़ा, तो आपके साथ ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, पहले वाला भी ऐड है। वैसे तीसरे दिन इतना पढ़ के जाएंगे, तो आपको दिमाग में ये रखना है हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। चौथे दिन, क्योंकि ये डाउट रहता, मेरे टाइम भी डाउट रहता था कि जैसे मैं इतना पढ़ के जाता था, दूसरे दिन इतना पढ़ के जाता था, इतना ही मुझे याद रहता था, इतना ही, ठीक है। वो समय गाइडेंस की काफी कमी थी, इसलिए मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को दिमाग में पहला माइंडसेट आप लोग का ये होना चाहिए कि ये ये चीज हो रही है हमारे साथ, ये चीज हो रही है, मेरा पीछे का कंप्लीट हो चुका है, और पीछे के क्वेश्चन हफ्ते भर में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब टाइम मिले तब एक दो क्वेश्चन कम से कम लगा लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम बचे वो मैथ और फिजिक्स में इन्वेस्ट करो, ठीक। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी दो टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। फॉर लिक्विड सॉलिड हमें पता है एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, मॉस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, थोड़ी मेरी राइटिंग में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है आप लोगों को, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया जाता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होती है, ठीक। अब बात करते हैं, इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं। वैसे मेरा तो मेन मोटिव है आप लोग को पढ़ाने का, कि आप लोग को आसानी से हर मटेरियल मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं गैसेस के। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है या पढ़ेंगे आगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, एन इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। आई बात समझ में। अब बात करते हैं, उस उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कैसे आया वो हम लोग निकाल रहे हैं। एन की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने, आर टी, ठीक। अब क्या किया हमने, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मॉस अपॉन एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन गैस के टर्म में निकालना हमें, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो इस m को उधर ले जाओ, वॉल्यूम को इधर ले आओ, आरटी को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, इस साइड क्या बनेगा, P इंटू एम, एम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि आर टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल m बाई v के, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर डेंसिटी हो जाएगी, और हमारी डेंसिटी क्या निकल के आती है, pm बाई आर टी, ये मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक। p क्या होता है, प्रेशर होता है जहाँ पे, r क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, t क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक। आई बात समझ में, क्या किया हमने, आइडियल गैस की इक्वेशन लिख ली, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आगे हम पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। तो हमने एन की जगह इसकी अभी जो मोलरिटीज है, इस चैप्टर में हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग, तो मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हमें निकल के आती है ये पीएम बाई आर टी, ठीक। आगे बढ़े, चलो। अब बात करते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। उसके टर्म से हम लोग निकाल के लेके आएंगे, उसमें क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये था, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें निकालना इसको,
अब हम जब गैसेस के टर्म में निकालते हैं इसको वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं या रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। अब हमने गैसेस की जो रियल डेंसिटी निकाली थी वो क्या थी? रियल मतलब कहने का मतलब है एब्सोल्यूट डेंसिटी पीएम बाई आरटी थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन की भी या वेपर डेंसिटी, हाइड्रोजन की भी क्या होगी? पी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो गया, सेम प्रेशर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 2 होता है, कैपिटल एम अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी हमारी निकल के आती है, वेपर डेंसिटी निकल के आती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस या फिर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अपॉन 2। ठीक, ये होती है हमारी वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। हमने क्या किया? सिंपली एब्सोल्यूट डेंसिटी दोनों को दी, दोनों के हमें पता हो गई। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है? पीएम बाई आरटी होती है। ठीक है, तो ये उस सब्सटेंस की जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है और हाइड्रोजन के टर्म में निकालनी है, दोनों को उठा के रख दिया तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहना चाहिए। ठीक, तो ये कैंसिल हो गए, पी आर टी कैंसिल हो गए, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 1 प्लस, दो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रांजिशन मेटल एम, ठीक है, forms a volatile chloride, has a vapor density of 94.8 if it contains 74.75 of chlorine, the formula of metal chloride will be। अब कुछ देखो, सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना। जैसे कि नॉर्मल इंसान यहाँ पे क्वेश्चन में ये भूल कर देगा, वोलाटाइल क्लोराइड, अच्छा ठीक है, वोलाटाइल क्लोराइड, ये वोलाटाइल क्लोराइड है, चलो ठीक है, क्लोराइड बोल दिया उसने। वेपर डेंसिटी है, तो हमने गैस के बारे में सोचा था कि उसे गैस का ही होता है वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 करते हैं तो वेपर डेंसिटी आ जाती है। समथिंग ऐसा कुछ सोचेगा, और क्या करेगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट किसका उठा के रख देगा? क्लोरीन का उठा के उल्टा सीधा करता चला जाएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ ये नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले देखना है ये वोलाटाइल क्लोराइड एम Cl, मान लो इसके x नंबर है। ठीक है, ये है वोलाटाइल। ठीक है, ये वोलाटाइल क्लोराइड, इसकी बात हो रही है, इसकी वेपर डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, ना कि सिर्फ Cl की। इसकी कितनी है? 94.8 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? वो मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूल का वेट है, उसमें सिर्फ एटम ही मत समझ लेना कि एटॉमिक वेट वगैरह रखना। ये मॉलिक्यूल जो किया है Ml और Cl का मिलकर जो मॉलिक्यूल बना हुआ, उसका मॉलिक्यूलर वेट रखना है। ये वोलाटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट रखना है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इसका अपॉन 2। वेपर डेंसिटी कितनी की है? 94.8 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 698। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमें पता है इस 189.6 में 74.75 ये क्या है? क्लोरीन है। कितना? 74.75, ठीक है, पाई 100, ठीक। इतना क्या है? क्लोरीन है। तो हमें क्लोरीन का मास यहां से पता चल जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन निकालेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाता है? अप्रोक्सीमेटली 3/4 आता है, ठीक। कितना आता है? 3/4। और इसको हम लोग कट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 4 4 जा 16, 2 9, 4 7 जा 47.4, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है। इतना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना है? क्या क्या है? क्लोरीन है। इतने मतलब क्लोरीन का मास इतना है, ठीक है। और एक क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। क्या इसको हम लोग 35.5 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम आ जाएंगे? चलो करते हैं। ये अप्रॉक्स आएगा 4, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने पता चल गए? 4। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4, ठीक है। तो जो क्लोराइड बन रहा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। आई बात समझ में? चलो एक बार रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया? सिंपली वोलाटाइल क्लोराइड की बात की गई है, पूरे क्लोराइड की बात की गई है, जो मेटल क्लोराइड बना रहा है उसकी बात की गई है, सिर्फ क्लोराइड की बात नहीं की गई है, ठीक है। उसकी वेपर डेंसिटी कितनी है? 94.8 है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी आ गई है। तो उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी के इक्वल कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा 189.6। 189.6 में कितना है? कितना परसेंट क्लोरीन है? 74.75। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, 142.2 ग्राम क्लोरीन है, ठीक है। तो उसके बाद ग्राम पर मोल क्लोरीन है, उसको 35.5 मतलब एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम आ जाएंगे, ठीक। तो कितने आते हैं? 4, ठीक। और 4 आ गए तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा MCl4, ठीक। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो सके किसी भी कोचिंग मटेरियल कोई भी उठा लो। अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, PW के भी उठा सकते हो, LN के भी उठा सकते हो, रेजो के भी उठा सकते हो, ठीक है। किसी के भी उठा लो और कर डालो, ठीक है। वैसे मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ तो मुझे कॉपीराइट वगैरह की कोई परवाह नहीं है, ठीक। तो किसी भी और भी कोई कोचिंग हो, जो भी कोचिंग भी तुम्हें पसंद आए उसका कोचिंग मटेरियल क्वेश्चन उठा लो और एक टाइप के क्वेश्चन एक ही बार करो, ठीक है। फिर दूसरा टाइप खोजो, फिर तीसरा टाइप खोजो, ठीक है। इस लेक्चर सीरीज को एक दो बार देख लो। लेक्चर्स को देखते समय कॉपी पेन होनी चाहिए। वैसे मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, पहला तो लेक्चर हो चुका। कॉपी पेन होना चाहिए, नोट डाउन करते रहो, बस इतना जितना लेक्चर पढ़े हो इतना सफिशियंट है, सफिशियंट है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार इधर उधर मैंने क्या कैसे सिंगेज वगैरह, मेरे दोस्त वगैरह जब मैं तैयारी करता था सिंगेज कोई खरीद लेता था, कोई बालाजी खरीद लेता था। हाँ कुछ भी खरीदो लेकिन एक ही कोई मटेरियल खरीदो, ठीक है। कोई एक ही मटेरियल खरीदो, कोई भी बुक उठा सकते हो, वो ओपी टंडन उठा लो, कर डालो, बस उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें देखने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखने हैं।
मतलब थे कि घोड़े की तरह चलाना, गधे की तरह नहीं, कि खच्चर की तरह नहीं, जैसे उसमें लाद दिया जाए चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बोझ उठा के नहीं चलना, हमें फास्ट चलना है, एक ही को बैठा के चलना है, फास्ट चलना है। ठीक है, ये बात समझ में? अगर आप बोर्ड फाउंडेशन वाले हो तो लगभग 2 आवर्स इनफ होंगे केमिस्ट्री के लिए, नहीं तो 3 आवर्स दे सकते हो आप केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, रिवीजन वगैरह करने के लिए। और ये याद करने वाली चीज नहीं होती है, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक में याद करने वाली चीज होती थी, लेकिन इनऑर्गेनिक का ज्यादातर पोर्शन अब हटा दिया गया है। ठीक है, नए सिलेबस, न्यू सिलेबस में जो है वो हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस जो है इनऑर्गेनिक के ज्यादातर पोर्शन क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। ऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो सब हम उस पर छोड़ दो समझाने की चीजें। ठीक है, चलो इतना ज्ञान काफी था। ये सब ज्ञान जो, ये बड़ा सा ज्ञान मिला है, ये इम्पोर्टेंट था, इस वजह से मुझे पहले लेक्चर में दे देना चाहिए था। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है, आगे हम चालू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि यूनिक चैप्टर है। क्वेश्चंस आते हैं, पक्का आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इंगेज रहिएगा। वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे मैं लेक्चर्स वगैरह बनाता रहूँगा, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड करते हैं लेक्चर। थैंक यू।